Hello dear 10th class students. Today we are having a day 28, video 16, and today we will study about coordination in animals. In my previously two videos, I shared you the overview of the chapter control and coordination. In first video, I shared about the coordination in animals, what we have to study, and in the second video about plant coordination. So today we will start our coordination in animals. In animal body, the coordination is carried out with the help of nervous as well as endocrine coordination. Before we proceed our nervous coordination, let us know what is coordination and the chapter name control and coordination. कोऑर्डिनेशन से हम बहुत ही इजी समझते हैं, बहुत ही आसान तरीकों से समझेंगे। जब कोई हमें भागने के लिए कहता है, हम कहते हैं हमें भागना है। जब हम अपने ऑर्गन्स का इस्तेमाल एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में करते हैं और एक पर्टिकुलर एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन। ठीक है। और कंट्रोल करना हमारी बॉडी की एक एबिलिटी है कि हम अपने एक्शंस को स्लो भी कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं और उन्हें एक एक तरह से रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी एक्शन, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने कहा दौड़ने के लिए, तो दौड़ने के लिए जब आपकी बॉडी को काम करना है, दौड़ने के लिए आपके ब्रेन ने उस दौड़ने वर्ड को एनालाइज किया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दौड़ने, आपको रन करना है। ठीक है। ब्रेन इम्पल्स जनरेट करेगा, मैसेज ट्रांसफर करेगा आपके बॉडी के पास। बॉडी के पास मीन्स आपके मसल्स के पास। दौड़ेंगे आप पैरों की वजह से, तो पैरों को अपनी मसल्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, मसल्स को एक्टिवेट करना है। मसल्स आपकी अटैच होती हैं आपकी बोन्स के साथ में, तो बोन्स मसल्स आपकी मूव करेंगे तो बोन्स भी मूव करेंगे। सेकेंडली, अगर मसल्स को मूव करना है तो उन्हें एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? आपने जो खाना खाया वो डाइजेस्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास, जहां पे जाकर के एनर्जी प्रोडक्शन होगा। एनर्जी प्रोडक्शन होगी एटीपी के फॉर्म में, वो एटीपी हाइड्रोलाइज होगा एंड देन इट विल बी यूज्ड अप बाय योर मसल्स टू परफॉर्म एनी फंक्शन। आप ये पहले 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं कि आपकी मसल्स जब भी काम करती हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनका साइज शॉर्ट होता है। और ये जो मसल्स हैं आपकी बोन्स के साथ में अटैच्ड हैं, तो वो जब वो शॉर्ट होंगे यू विल कॉज अ मूवमेंट। ठीक है। अब मूवमेंट हम क्यों परफॉर्म करते हैं? ठीक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, अपना जो कंप्लीट ये चैप्टर है ये दो ही चीजों पर बेस्ड है। वन इज द स्टिमुलस एंड द अदर वन इज द रिस्पॉन्स। जैसे आपको मदर ने, आपकी मम्मी ने आपको आवाज लगाई, बेटा यहाँ आना, बेटा यहाँ आना, मम्मा ने एक इंस्ट्रक्शन पास किया, दैट इज द स्टिमुलस फॉर अस। फॉर एग्जाम्पल एक और बात बताती हूँ मैं स्टिमुलस से रिलेटेड। आपके आसपास वैसे स्टिमुलस होते क्या है? कोई भी चेंजेस आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, वो उन्हें हम स्टिमुलस कहेंगे, जिसके अकॉर्डिंगली हम रिएक्ट करते हैं। जैसे हम एक कमरे में बैठे हैं, वहां पे अंधेरा है, अंधेरा हमें दिखाई नहीं देता, तो अंधेरा कैन बी अवर स्टिमुलस। दिखाई नहीं दे रहा तो हम उठेंगे अपनी जगह से, स्विच ऑन करेंगे, लाइट्स ऑन हो जाएंगी, दैट इज अवर एक्शन। हमने जो स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करना, दैट इज योर रिस्पॉन्स। ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, भूख लगे, पेट में गुड़गुड़ हो रही है। पेट में गुड़गुड़ होना मीन्स आपको भूख लगना, हंगर। हंगर इज अ काइंड ऑफ इंटरनल स्टिमुलस। इस स्टिमुलस के अगेंस्ट आप क्या करेंगे? उठेंगे अपनी सीट से, उठकर जाके किचन में जाएंगे, खाना ढूंढेंगे, खाना लेकर आएंगे और उसे कंज्यूम करेंगे। तो खाना लेकर आना आपका क्या है? ये आपका रिस्पॉन्स है। तो दिस चैप्टर इज टोटली बेस्ड ऑन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, दीज टू वर्ड्स। इन दो वर्ड्स को एक्चुअलाइज या विजुअलाइज करने के लिए हमारी बॉडी क्या क्या काम परफॉर्म करती है, उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, कि एनिमल्स अपने एक्शंस को कैसे एक सिस्टमैटिक पैटर्न में कोऑर्डिनेट करते हैं और वो एक्शन हमें दिखाई देता है। ठीक है। तो जो भी सबसे पहला जो कोऑर्डिनेशन एनिमल्स हम पढ़ेंगे, दैट विल बी अवर नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस सिस्टम का रोल होता है, जहाँ पे आपने 9th स्टैंडर्ड में टिश्यू चैप्टर में नर्वस सिस्टम के बारे में बेसिक्स पढ़े थे कि आपके नर्वस सिस्टम का काम क्या है? आपके एक्शंस को कंट्रोल करना, एक पर्टिकुलर मैनर में उसे परफॉर्म करने में हेल्प करना, स्टिमुलस को आइडेंटिफाई करके। इसको परफॉर्म करने में कौन हेल्प करते हैं? आपके न्यूरॉन्स, जो आपके नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। ये न्यूरॉन कैसे काम करते हैं, क्या इनका स्ट्रक्चर है, वो आज पढ़ते हैं। ठीक है। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन, ह्यूमंस को नर्वस कोऑर्डिनेशन की हेल्प से काम परफॉर्म करने में कैसे ये हेल्प करेगा?
नर्वस कोऑर्डिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करेगा दैट विल बी योर नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में फैला हुआ है, ठीक है। ये जो नर्वस सिस्टम है क्या करेगा, इट विल कोऑर्डिनेट आवर एक्टिविटीज बाय मेकिंग आवर सिस्टम ऑफ बॉडी टू वर्क टुगेदर। जो भी काम हम परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए एक सिस्टमैटिक पैटर्न में इंफॉर्मेशन ये आपके हर एक ऑर्गन के पास भेजेगा और हर एक ऑर्गन एक सिस्टमैटिक पैटर्न में काम करते हुए उस एक्शन को शो करेगा। तो नर्वस सिस्टम का बेसिकली काम क्या है, स्टिमुलस को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो यहाँ ये नर्वस सिस्टम में आपको एक स्पेशलाइज सेल्स हैं जो ये काम करने में आपकी मदद करेंगे, वो है न्यूरॉन्स। आपने इनके बारे में 9th क्लास में पढ़ा होगा। जो न्यूरॉन है आपकी बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल होता है, या आप कह सकते हो लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, जिसका साइज जो है 9 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक वेरी कर सकता है, ठीक है। और ये उससे भी ज्यादा लंबे या कम लंबे भी हो सकते हैं आपकी बॉडी में, लेकिन ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है हमारी बॉडी का। ये नर्वस टिश्यू के कंप्लीट स्ट्रक्चर को फॉर्म भी करता है और उस नर्वस टिश्यू के स्ट्रक्चर फॉर्म करने के साथ साथ वहां पे फंक्शंस भी न्यूरॉन ही परफॉर्म करता है। आप इसे अलग अलग नाम से जान सकते हो, इसे न्यूरॉन या नर्व सेल भी कहा जाता है। चलिए अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि न्यूरॉन आखिर में होता कैसा है, दिखता कैसा है। न्यूरॉन जो है आपको यहाँ दिख रहा होगा डायग्राम, एक इलोंगेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है डेंड्राइट, दूसरा हम इसको कहेंगे सेल बॉडी। जो सेल बॉडी है उसके कई नाम है, जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ। जैसे एक हम इसको सोमा भी कहते हैं, इसे साइटोन भी कहते हैं। आपको जो प्रेफरेबल, जो अच्छा लगे, जो नाम आपको इजीली याद हो जाए आप उसके साथ चलिए, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूरॉन सेल में सबसे इंपॉर्टेंटली द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेल इज डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म से निकले हुए कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिनका काम है स्टिमुलस को रिसीव करना और इंफॉर्मेशन आगे सेंड करना। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो है सेल का, उसे हम सेल बॉडी कहते हैं, सोमा कहते हैं या साइटोन कहते हैं। जैसे हर एक सेल के पास अपने सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसके पास भी प्रेजेंट है, इसके पास भी न्यूक्लियस है, पर इसका न्यूक्लियस एक बार डिवाइड होने के बाद जब ये नए अपने सेल्स फॉर्म करते हैं उसके बाद भी कभी डिवाइड नहीं करता, क्योंकि इसके पास एक सेल ऑर्गेनेली है जिसे हम कहते हैं सेंट्रियोल्स। वो सेल ऑर्गेनेल इसके पास में एब्सेंट होता है, मींस आपके न्यूरॉन सेल डिवाइड नहीं करते, इसलिए ये डैमेज हो जाते हैं। तो हम इनको रिजुवेनेट तो कर सकते हैं लेकिन न्यू सेल्स की फॉर्मेशन हम बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इनके पास कौन सा सेल ऑर्गेनेली नहीं होता, इनके पास सेंट्रियोल नहीं होता, जो सेल डिवीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है। अब न्यूक्लियस के आसपास आपको कुछ डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे। ये डॉट स्ट्रक्चर जनरली में ये होते हैं निसल ग्रैन्यूल्स। ये निसल ग्रैन्यूल्स कुछ नहीं राइबोसोम्स होते हैं जो आपके न्यूरॉन को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं ये राइबोसोम्स। और प्रोटीन हमेशा किसी भी सेल का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, नया उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। हर एक सेल का अपना साइटोप्लाज्म होता है जिसमें डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, तो इसके पास भी अपना सेल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। उस साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। सॉरी, इसे हम कहते हैं न्यूरोप्लाज्म। जैसे आपका न्यूरॉन है इसीलिए हम कहते हैं इसे न्यूरोप्लाज्म, ठीक है। हर एक सेल के अकॉर्डिंग उसका नाम चेंज हो जाएगा, आप इसको सिंपली साइटोप्लाज्म कह सकते हैं। साइटोप्लाज्म का एक और प्रोसेस नीचे की तरफ बढ़ता दिख रहा है, दैट इज द इलोंगेटेड पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, जिसे हम कहते हैं एक्सॉन। इस एक्सॉन को सराउंड करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जिसे हम कहते हैं, ये पिंक कलर के सेल्स आपको दिख रहे होंगे, इन पिंक कलर के सेल्स को हम कहते हैं श्वान सेल्स। ये श्वान सेल्स के पास अपना न्यूक्लियस होता है और ये एनक्लोज करता है माइलिन शीथ को। जैसे आपके वायर्स में, कॉपर वायर्स में इंसुलेशन होता है, इसी तरह एक्सॉन के ऊपर भी इंसुलेशन प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं माइलिन शीथ। ये एक तरह का प्रोटीन है जो आपके एक्सॉन को इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ जो मैसेजेस ट्रांसफर होते हैं वो सेम आपके इलेक्ट्रिसिटी की तरह ट्रांसफर होते हैं।
जैसे इलेक्ट्रिसिटी में पॉजिटिव से नेगेटिव चार्जेस मूव करते हैं, यहाँ भी पॉजिटिव से नेगेटिव चार्जेस मूव करते हैं कोई भी मैसेज को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करने के लिए। अब जो एक्सॉन है, ये एक्सॉन टर्मिनल पोर्शन पे आने के बाद ये अपनी नर्व एंडिंग फॉर्म करता है। इसकी नर्व एंडिंग पर कुछ नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये गोल गोल स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं सिनेप्टिक नॉब्स। इन सिनेप्टिक नॉब्स के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो मैसेज इस न्यूरॉन के पास अवेलेबल है उसको नेक्स्ट न्यूरॉन के पास ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं, और ये हमेशा नर्व एंडिंग पर ही रिलीज होते हैं। नर्व एंडिंग पर रिलीज होते हैं, जैसे ही नेक्स्ट न्यूरॉन की वॉल से ये टकराएंगे मैसेज एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो जाएगा, और ये मैसेज हमेशा यूनिडायरेक्शनल मैनर में ही मूव करता है क्योंकि आपके न्यूरोट्रांसमीटर हमेशा नर्व एंडिंग पर ही रिलीज होते हैं। ठीक है, अब एक और चीज, जहां किसी भी सेक्शन में आपके किसी भी बॉडी पार्ट में जब न्यूरॉन सिनाप्स फॉर्म, न्यूरॉन एक गैप क्रिएट करता है विद द अदर न्यूरॉन, अगर दो न्यूरॉन के बीच में गैप है तो उसे हम कहेंगे सिनाप्स। मोस्टली आपके न्यूरॉन्स इसी अरेंजमेंट में एक सेल से दूसरे सेल, एक चेन अरेंजमेंट में अरेंज रहते हैं थ्रू आउट द बॉडी पार्ट्स। अगर कहीं पर आपका न्यूरॉन एक गैप क्रिएट कर रहा है मसल सेल के साथ में, ऑर्गन के साथ भी करेंगे मसल्स। अब जैसे अब हम बात करते हैं, चलो सिंपल बात करते हैं। तो जब आपके न्यूरॉन्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट हैं तो आपके जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स में डेंड्राइट्स प्रेजेंट होंगे। उस तरफ डेंड्राइट्स मैसेज को रिसीव करेंगे, इंफॉर्मेशन को सेंड करेंगे सेल बॉडी के पास, सेल बॉडी से जाएगा एक्सॉन के पास, एक्सॉन से जाएगा नर्व टर्मिनल, और नर्व टर्मिनल पे आपके जो नर्व लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उस मैसेज के आते ही अपना न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ गैप में रिलीज कर देते हैं। ये गैप में रिलीज होने के बाद न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे ही नेक्स्ट मेम्ब्रेन को टच करते हैं मैसेज एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, जहां पर एक न्यूरॉन नेक्स्ट न्यूरॉन के साथ में गैप क्रिएट करे उसे हम कहते हैं सिनैप्स, और यदि यहाँ पे मसल की यहाँ पे न्यूरॉन की जगह पर कोई मसल सेल प्रेजेंट है, मसल फाइबर प्रेजेंट है, तो उस जंक्शन को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, जब गैप प्रेजेंट हो दो न्यूरॉन के बीच में तो उसे सिनैप्स कहते हैं, और गैप प्रेजेंट हो एक न्यूरॉन और मसल के बीच में तो उसे कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हम अगर बात करें कि स्टिमुलस को कौन आइडेंटिफाई करेगा, स्टिमुलस को आइडेंटिफाई करेगा डेंड्राइट। डेंड्राइट इंफॉर्मेशन सेंड करेगा सेल बॉडी के पास, सेल बॉडी से जाएगा एक्सॉन, एक्सॉन से जाएगा नर्व टर्मिनल, और नर्व टर्मिनल से नेक्स्ट न्यूरॉन विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे स्पेशल केमिकल्स हैं जो केवल ये नर्व टर्मिनल में ही रिलीज होते हैं, सिनैप्स में रिलीज होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्सॉन में यहाँ पे माइलिन शीथ होती है, तो माइलिन शीथ जिनके पास प्रेजेंट है ऐसे न्यूरॉन्स को हम कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, जो केवल और केवल आपके ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। पूरी बॉडी में आपके नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इनको फाइबर्स क्यों कहा, क्योंकि इलोंगेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। तो हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स आज हम पढ़ रहे हैं, जिसमें नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़ा। नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमारे पास क्या है, हमारे पास न्यूरॉन्स हैं जो हमें मैसेज को आइडेंटिफाई करने में उस मैसेज को ब्रेन के पास भेजते हैं, ब्रेन उसे एनालाइज करता है और उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे ऑर्गन्स के पास भेजता है विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को आप कुछ भी कह सकते हैं, नर्व सेल भी कह सकते हैं या फिर नर्व फाइबर भी, क्योंकि ये इलोंगेटेड होते हैं, और ये आपकी बॉडी के लॉन्गेस्ट सेल हैं और नर्वस टिश्यू का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी है। और इसके स्ट्रक्चर के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। वन इज द डेंड्राइट, सेकेंड इज द सेल बॉडी एंड थर्ड इज द एक्सॉन। एक्सॉन के बाद नर्व टर्मिनल आपको दिख रहा है, नर्व टर्मिनल पे गोल गोल स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर द सिनेप्टिक नॉब्स जो स्टोर करते हैं केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर, जिसका मेन पर्पस है इस सेल का मैसेज नेक्स्ट सेल के पास ट्रांसफर करना। इसी तरह एक सीक्वेंस में चेन अरेंजमेंट में आपके न्यूरॉन्स अरेंज रहते हैं। जहां पर एक न्यूरॉन गैप क्रिएट करे विद नेक्स्ट न्यूरॉन उसे हम कहते हैं सिनैप्स, और जहां न्यूरॉन गैप क्रिएट करे एक मसल फाइबर के साथ उसे हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक इंपॉर्टेंट टर्म और बता देती हूँ, अगर ओलंपियाड आप देना चाहते हैं तो
तो यहाँ पर जो आपके डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स का सबसे एंडिंग पोर्शन, सबसे एंड वाला जो पोर्शन है, टर्मिनल पोर्शन, इसे हम कहते हैं टीलोडेंड्रोन। ठीक है। एक और चीज आपको बताई थी, हमारे पास हमारी बॉडी में दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। पहला माइलिनेटेड, वो हमारे ब्रेन में होता है, जिसके पास ये माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। दूसरा, जिनके पास माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती, वो आपके पूरे लोअर बॉडी पार्ट में, पूरी बॉडी पार्ट्स में, ब्रेन के अलावा जितने भी पार्ट्स हैं वहां पर माइलिनेटेड न्यूरॉन्स नहीं होते। वहां होते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, जिनके पास माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है। तो एनिमल कोऑर्डिनेशन में अपना सबसे पहला टॉपिक था नर्वस सिस्टम, वो हमने आज पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूरॉन और उसके फंक्शंस के बारे में, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पढ़ेंगे, और साथ में रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो को देखिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लग रही हैं। थैंक यू।